आज की कहानी छत्तीसगढ़ की लोक कथा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के आसपास का इलाका है। इस प्रदेश के कई दूसरे इलाकों की तरह यहाँ भी काफी संख्या में जनजातियां निवास करती हैं। गांव वाले और आदिवासी वैसे तो पड़ोसी होते थे, लेकिन दोनों का रहन सहन एक दूसरे से भिन्न होता है। जबकि आदिवासी जंगलों पर निर्भर रहते हैं, वे अपने औजार और उपकरण खुद ही बनाते हैं, टोकरियां बुनते हैं और छोटे छोटे पशुओं का शिकार करते हैं। जंगल और उसके खजाने के बारे में उनकी जानकारी का तो कहना ही क्या है। आदिवासियों की अपनी भाषा, अपने गीत और नृत्य होते हैं और उनकी बाल सुलभ मासूमियत की वजह से शहर में रहने वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा सोचना संकट में भी डाल सकता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ के एक व्यापारी के साथ हुआ। चंपकलाल नाम का व्यापारी रायपुर के पास ही एक गांव में रहता था। उसका घर गांव के अमीर घरों में गिना जाता था। वह गेहूं, दालें, मसाले, साबुन, माचिस और इसी तरह का और सामान बेचता था। कोई भी चीज तौलते वक्त चंपकलाल या उसका नौकर केवल राम दोनों ही बड़े ध्यान से रखते थे कि ग्राहक के पास एक भी फालतू दाना अधिक न चला जाए। गांव वाले जानते थे कि चंपकलाल गांठ का बड़ा पक्का है और मुनाफे के आगे दया, धर्म या भावनाएं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। उसकी पत्नी, जिसका नाम शांति देवी था, भारी भरकम और सोने से लदी हुई रहती थी, लेकिन सोने की इन जंजीरों के पीछे एक दयालु मन छिपा हुआ था। बसंत ऋतु की एक सुबह चंपकलाल अपने बरामदे में बैठा था कि उसने एक आवाज सुनी, कोई मेरे कौवे खरीद लो, मोटे ताजे कौवे। चंपकलाल हैरान था, यह कौन है जो कौवे बेच रहा है और कौन खरीदेगा इन्हें। वह जानने के लिए आतुर हो उठकर वह नीचे सड़क की तरफ देखने लगा। एक अधनंगा आदिवासी सिर पर टोकरी उठाए उसके घर की तरफ आ रहा था। उसने अपने कमर पर एक मैला सा कपड़ा लपेटा हुआ था और पैरों में ट्रक के पुराने टायरों से बनी रबड़ की चप्पलें पहन रखी थी। आदिवासी के कंधे से लटकती हुई कुल्हाड़ी से पता चलता था कि वह शिकारी है। जब वह नजदीक आया तो चंपकलाल ने उसे पुकारा, क्या बेचते हो भाई? कौवा साहब दिखाओ, चंपकलाल बोला। बरामदे की सीढ़ियों पर आदिवासी ने अपना टोकरा रख दिया, फिर व्यापारी की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बैठ गया। चंपकलाल ने देखा तो बस देखता ही रह गया। टोकरी के अंदर था एक मोटे काले तीतरों का जोड़ा, जिनका मांस बड़ा ही गर्म और बेशकीमती होता है। उसकी टांगे बंधी हुई थी और चितकबरे पंख धूप में चमक रहे थे। कैसा मूर्ख आदमी है, चंपकलाल मन ही मन सोचने लगा और बोला, जो इतने कीमती पक्षियों को कौवा बताता है। फिर उसने आदिवासी से पूछा, कितने के हैं? एक जोड़े का 20 रुपया साहब। आदिवासी बोला, मैं 15 रुपये से एक भी पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। कहकर चंपकलाल घर के भीतर जाने लगा। नहीं नहीं साहब, आप तो बड़े दयालु हैं, कृपा करके इन्हें खरीद लीजिए। कहकर आदिवासी ने पक्षियों को बरामदे की ऊपर वाली सीढ़ी पर रख दिया। चंपकलाल खुद को शाबाशी देता हुआ मुड़ा।
उसने गिनकर 15 रुपए आदिवासी के हाथों में थमा दिए। आदिवासी थोड़ा मुस्कुराया और सलाम ठोकते हुए पैसे रख लिए। तुम्हारा नाम क्या है? चंपकलाल ने पूछा। जी, नत्थू। तो ठीक है नत्थू, अब तुम चलो, चंपकलाल बोला। और अगली बार जब तुम्हें कौवे मिले तो मुझे जरूर बताना। वह कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला। शांति देवी शाकाहारी थी, इसलिए तीतर बारांदे वाले चूल्हे में पकाए गए। जब उसने 2-2 तीतर देखे तो उसकी आंखें मारे हैरानी की खुली रह गई। क्या कहा? कितने में खरीदा है इन्हें? 15 रुपयों में, चंपकलाल हंसते हुए बोला। उसने पड़ोस के गांव से अपने एक मित्र को खाने की दावत दी और देर रात तक अपनी सूझबूझ पर बहुत खुश होता रहा। 10 दिनों के बाद एक दिन वह फिर बारांदे में बैठा था कि तभी उसने किसी को पुकारते हुए सुना, कोई मेरा सुंदर रंगना ले लो। वही आदिवासी अपने सिर पर तांबे का एक चमकता हुआ घड़ा उठाए चला आ रहा था। रंगना रंगना कहकर पुकार लगा रहा था, कोई है जो मेरा सुंदर रंगना खरीद ले। अरे नत्थू, चंपकलाल को आदिवासी का नाम तो जैसे रटा हुआ था। यह रंगना क्या है, जरा इसे यहाँ तो ला। नत्थू बरामदे की सीढ़ियों में एक बार फिर आकर बैठ गया और घड़े को अपने पास ही रख लिया। चंपकलाल एकटक उसे देखने लगा। बड़ा भारी और खूबसूरत माल है, उसने सोचा। वैसे तो घड़ा इस्तेमाल किया हुआ था और जगह जगह उसमें गड्ढे भी पड़े हुए थे, परंतु रोशनी में कैसा चमक रहा था। इतना पुराना और भारी बर्तन कम से कम 1000 रुपयों का तो होगा ही, दुकानदार ने सोचा। फिर बोला, तुम इसे क्या कहते हो साहब? यह रंगना है। नत्थू दांत दिखाते हुए बोला, मेरी माँ का पुराना रंगना है, लेकिन कितना मजबूत है देखिए। मटके पर एक थाप लगाते हुए नत्थू बोला। कितना लोगे? चंपकलाल ने पूछा। 100 रुपए साहब, नत्थू बोला। चंपकलाल की भौवें टेढ़ी हो गई। बहुत ज्यादा है, वह बोला। कोई दूसरा ग्राहक ढूंढ लो अपने रंगने के लिए। नहीं नहीं साहब, ऐसा न कीजिए, आप बड़े अच्छे साहब हैं। अच्छा, आप बोलिए, आप कितना देंगे? 80 रुपए, चंपकलाल ने दृढ़ता से कहा। नत्थू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। फिर भी उसने घड़ा उठाया, बरामदे की ऊपर वाली सीढ़ी में रखा और अपना हाथ आगे फैला दिया। चंपकलाल ने गिनकर 80 रुपए उसे दे दिए। चंपकलाल अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाते हुए खूब हंसा। शांति देवी बार बार रंगना घुमा घुमा कर देखती जाती थी और हैरान होती जाती थी, लेकिन उसे उसमें कोई कमी नजर नहीं आई। यह तो मोती है जो तुम्हें कौड़ियों के भाव मिल गया है। अब तो चंपकलाल हर सुबह अपने बारांदे में बैठा नत्थू की राह ताकने लगा। वह उससे कुछ और खरीदने के लिए लालायित था। जिसने भी रंगना देखा था उसी ने तारीफ की थी और उसे मुनाफे का सौदा बताया था। दुकानदार को रंगना खरीदे अभी 7 ही दिन हुए थे। वह अपने बारांदे में बैठा हुआ था कि उसने नत्थू को आते हुए देखा। लपलेस, नत्थू चिल्लाते हुए जा रहा था। अरे, कोई मेरे अनमोल लपलेस खरीदेगा? चंपकलाल ने उसे आवाज दी तो वह एकदम सीढ़ियों वाली अपनी पुरानी जगह आकर बैठ गया। तो बताओ, इस बार वह लपलेस क्या बेच रहे हो?
चंपकलाल ने पूछा। देखिए साहब, आपने ऐसे अनमोल लवलेस पहली बार देखे होंगे। और बोलते हुए नत्थू ने अपने कमर के कोने से एक चमड़े की पोटली निकाली। उसने पोटली उल्टी कर दी और मैली हथेली पर एक एक करके चमकते हुए हीरो का ढेर लग गया। चंपकलाल हक्का बक्का रह गया। हीरो की चमक चौधियां देने वाली थी। 22 हीरे कुछ मटर के दानों की तरह छोटे, कुछ कंचे जितने बड़े थे। लालची दुकानदार का मुख सूख रहा था। किसी तरह वह बोला, कितने पैसे? इन लवलेसों के 10 लाख रुपए साहब। पलक झपकाए बिना नत्थू बोला, क्या 10 लाख? यह तो बहुत। चंपकलाल ने कहना शुरू ही किया था कि नत्थू ने उसे बीच में ही चुप करा दिया। ठीक है, परंतु मैं एक भी पैसा कम नहीं करूंगा। लवलेस मेरे अकेले के नहीं, सारे कबीले के हैं और मुझे लौटाकर सबको उनका हिस्सा देना है, नत्थू बोला। चंपकलाल सोचने लगा, छत्तीसगढ़ में हीरो की खदानें तो हैं, लेकिन सबको खोदा नहीं गया है। इन आदिवासियों को जंगल का कोना कोना मालूम है और हो भी सकता है कि वे कई सालों से यह दौलत जमा कर रहे हों। फिर चंपकलाल को नत्थू के हीरो का सही दाम आंकने की काबिलियत का भी पता था। अगर वह 1000 रुपयों का घड़ा सिर्फ 80 रुपयों में बेच सकता है तो जो हीरे यह 10 लाख में बेच रहा है उनकी असली कीमत क्या होगी? व्यापारी का दिमाग यह सोच सोच कर चकरा गया। उसने फैसला कर लिया, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लवलेस खरीद लूंगा। वह नत्थू से बोला, लेकिन मुझे इतने रुपए इकट्ठा करने का समय तो दो। साहब, आप इतने अच्छे हैं, कितने दयालु हैं। मैं अपनी पत्नी के मामा से मिलकर शाम तक यही लौटाऊंगा, आदिवासी बोला और चला गया। उस दिन चंपकलाल ने अपना सारा सामान, जमा पूंजी, पत्नी के अधिकांश गहने बेच डाले और नत्थू के आने से कुछ समय पहले ही उसने 10 लाख रुपए जुटा लिए। नत्थू के दांत भी चमक रहे थे और हीरे भी दीपक की रोशनी में भी वे चमचमा रहे थे। चंपकलाल ने हीरे गिने, उन्हें ठोक बजा कर देखा और फिर पैसे दे दिए। आदिवासी ने पैसों को कपड़े में बांधा और अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसे भी अपने कंधे पर लटका लिया। फिर उसने दुकानदार को सलाम बजाया और घने जंगलों में गायब हो गया। अगले दिन चंपकलाल हीरा बेचने शहर गया। जौहरी ने हीरे जांचे और अपना सिर हिलाते हुए कहा, चमकते तो बहुत हैं, परंतु ये हीरे नहीं हैं, कांच हैं, सिर्फ कांच। चंपकलाल के तो होश उड़ गए। सस्ते सौदे और मुनाफे की सब योजनाएं धरी रह गईं। उसने तो सोचा था कि वह आदिवासी को बेवकूफ बना रहा है, परंतु असल में तो नत्थू ने जाल फेंका था और वह उनमें फंस गया था। छत्तीसगढ़ के लोग यह कहानी कविता के रूप में सुनाते हैं। कविता इस प्रकार है, कौवा का धोखा में तीतर बिकाईस और बिकाईस रंगना। अब जो पड़े लवलेस धमाका, न घर सोहे न अंगना।